बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर की रहनुमाई में हम एक कमरे में पहुंचे जो गालिबन बेडरूम था, और बैफल अपने सर पर हाथ रखकर बेखबर सो रहा था और उसके दूसरे बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने बैफल के कमरे में खड़ा होकर बैफल को आवाज़ दी तो वो हड़बड़ा कर उठा। हमें अपने कमरे में खड़े देखकर बैफल की आंखें हैरत और खौफ से फटी जा रही थी। उसे अपना अंजाम दिखाई दे रहा था। वो बखूबी समझ चुका था कि हम मुझसे मुज़ाकरात करने नहीं आए हैं। इमरान बैफल के सर की तरफ खड़ा था और उसके रिवाल्वर की नाल बैफल के सर को छू रही थी। मैंने बैफल को मुखातब करते हुए कहा कि तुम समझ गए होगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम्हारा हमारे हाथों मरना तो पक्का है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि अपनी मौत को आसान बना लो। आसान मौत के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि अपने साथी को भी यहाँ बुलवा लो, या फिर हमें उसके कमरे का बता दो। हम वो दरवाज़ा भी आसानी से तलाश कर सकते हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जिस्म की खाल उतरते देखो। मैंने कैसर को इशारा किया। कैसर अपना चाकू लेकर बैफल की तरफ बढ़ा तो बैफल कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे गोली मारकर ख़त्म कर दो। मैं मोसाद का जासूस हूँ, और जब मैंने मोसाद में शमूलियत इख्तियार की थी तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मौत तिब्बी नहीं होगी, मैं ज़रूर कत्ल किया जाऊँगा। फिर मेरा असल नाम लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ जानता हूँ। जिनी भी हमें छोड़कर तुम्हारे साथ शामिल हो गई है, लेकिन अब तुम सब की जिंदगियां खत्म होने वाली हैं। मैंने कल ही हेडक्वार्टर को जद्दा में हमारे 8 एजेंटों की मौत का बता दिया था। मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन बहसीयत इंसान और तुम्हारे हम पेशा होने के बस यही इल्तिजा करूंगा कि मुझे आसान मौत दे दो। मैं मरते वक्त अपनी कौम, अपने साथी और अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथी तक पहुंच जाओगे, फिर भी मैं तुम्हें दरमियानी दरवाजे का नहीं बताऊंगा। ये कहकर बैफल ने आंखें बंद की और अपने मजहबी कलमात पढ़ने लगा। बैफल को हमने जिंदा तो हरगिज नहीं छोड़ना था, लेकिन मैं उसकी वतन परस्ती और कौम परस्ती से बड़ा मुतासर हुआ। बैफल से अब मजीद कुछ उगलवाने की तवक्को रखना बेकार था। यह जानते हुए भी कि हम उसे हलाक कर देंगे, उसने जिस जज्बे का इजहार किया था, हम सब उससे बहुत मुतासर हुए थे। हमारे पास उसे ख़त्म करने के लिए रिवाल्वर और रामपुरी चाकू था। वो अब तक दुआया कलमात में मशगूल था। रिवाल्वर चलाने से अड़ोस पड़ोस जाग जाते, लिहाजा हमने फैसला किया कि कैसर ही चाकू से उसका काम तमाम कर दे। बैफल ने यकदम आंखें खोली और बोला कि मैं मरने से पहले भलाई की तस्बीह पढ़ना चाहता हूँ। मैंने इजाज़त दे दी। उसने तस्बीह उठाने के लिए अपना दायां बाजू सर से उठाकर साइड टेबल पर पड़ी तस्बीह उठाने की बजाय अपने तकिए की तरफ ले गया। मैं बैफल की एक एक हरकत नोट कर रहा था। जो ही उसका बाजू तकिए की तरफ बढ़ा, मैंने उकाब की तरह झपट कर उसे परे धकेलते हुए उसके तकिए के नीचे से पिस्टल उठा लिया। ये वेबले एंड स्कॉट का 32 बोर का पिस्टल था और उस पर साइलेंसर भी लगा हुआ था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मेरे साथी अभी कुछ समझ भी ना पाए थे कि मैंने बैफल के पिस्टल से उसी के सीने पर 2 गोलियां दाग दी। गोलियां यकीनन बैफल के दिल पर लगी थी। उसका जिस्म बस एक बार बेड पर उछला, फिर ख़त्म हो गया। बैफल ने हमारी मुश्किल खुद ही आसान कर दी थी। उसने तो आखिरी वक्त भी अपनी इबादत का झांसा देकर हमें फंसाने और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी मदद की और हम उसके वार से बच गए। साइलेंसर लगे पिस्टल से ठूस ठूस की बहुत हल्की आवाज़ निकली। यह यकीन करने के बाद कि बैफल ख़त्म हो चुका है, मुजम्मल ने उसके बेजान जिस्म पर चादर डाल दी, लेकिन उससे पहले उसकी महसूस अंगूठी उतार ली। बेडरूम और दूसरे कमरे की तलाशी लेने पर हमें कई डायरियां, मुसाद का कार्ड, 3 अदद हैंड ग्रेनेड, 6 ऑटोमेटिक राइफलें, 8 पिस्टल और उनकी सैकड़ों की तादाद में गोलियां मिली। ट्रांसमीटर हमें कहीं दिखाई ना दिया। मैंने साथियों को कहा कि ट्रांसमीटर यकीनन इसी कमरे में कहीं छुपा रखा है, इसे हम बाद में तलाश करेंगे, पहले बैफल के साथी से निपट लें। उसके फ्लैट से चारों कोनों में कोई ऐसा दरवाज़ा ना था जो दूसरे फ्लैट के लिए हो। सारे कमरे को अच्छी तरह देखकर हम दोबारा बैफल के बेडरूम में आ गए। उस बेडरूम के अटैच बाथ की एक दीवार दूसरी दीवार से थोड़ी अलग महसूस हुई। वो दीवार जहां दूसरी दीवार से मिलती थी, वहां साबुन वगैरह रखने के लिए दीवार के अंदर एक ताकचा था जिसमें शैम्पू वगैरह पड़े थे। मैंने उस ताकचे को खाली किया तो दीवार के साथ जुड़ा हुआ एक कुंडा दिखाई दिया। मैंने कुंडे को अंदर की तरफ दबाया तो टाइल लगी दीवार स्लाइडिंग दरवाजे की तरह उस दीवार के बकिया हिस्से के अंदर चली गई और छोटे दरवाजे जितना खला बन गया। हम एक एक करके उस दरवाजे से दूसरे फ्लैट में दाखिल हुए और दबे बाँव चलते हुए दूसरा कमरा छोड़कर जब तीसरे कमरे में दाखिल होने लगे
تو عمران جو سب سے آگے تھا بھاگ کر کچن میں داخل ہوا۔ وہاں ایک جوان تھائی یا فلپائنی لڑکی برہنہ حالت میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کی چیخ نکلتی، عمران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھائے ہوئے کچن سے باہر ہمارے پاس لے آیا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا ہوا تھا۔ لڑکی خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ کیسر نے اپنا چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھا اور اسے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ لڑکی نے چاقو کی تیز دھار گردن پر محسوس کی تو چپ رہنے کے لیے گردن ہلا دی۔ عمران نے اسے نیچے اتارا۔ اب کیسر اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اور گردن پر چاقو رکھے بیڈ روم کی طرف دکھیلنے لگا۔ عمران اور مزمل نے اپنے پسٹل اور میں نے بیفل والا پسٹل ہاتھ میں پکڑے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے تھوڑا سا کھولا۔ وہاں بیڈ روم پر ایک آدمی کروٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کمر پر ٹھوکا دیا تو اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا کہ ڈارلنگ میں تھوڑا سا سو لوں، اتنی دیر میں تم ناشتہ بنا لو۔ یہ سن کر میں نے پسٹل کی نال اس کی گال پر لگاتے ہوئے کہا کہ ناشتہ بعد میں کر لینا، پہلے اٹھ کر ہماری بات سن لو۔ مردانہ آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بھی کچھ نہیں پہن رکھا تھا اور چادر سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہم اسے اسلحہ سے کور کیے ہوئے تھے۔ کیسر نے لڑکی کی گردن پر چاقو لگا رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل خاموش رہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ لے۔ اس نے فوراً ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ ہمارے پاس تفتیش کا اب وقت نہیں تھا، لہذا میں نے 2 گولیاں اس کے سر پر داغ دی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور وہ بستر پر گر گیا۔ ہم لڑکی کو بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے کیسر کو کہا کہ اسے بستر پر گرا دو۔ اسے اپنا بھی انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ بولی، مجھے مت مارنا، میں تو ہسپتال میں کام کرتی ہوں۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے اور ادھر میں نے ٹریگر دبا دیا۔ 2 گولیاں اس کو بھی لگیں اور وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہاں بھی تکیے کے نیچے سے سائلنسر والا پسٹل نکلا۔ جب ہم نے اس کے فلیٹ کی تلاشی لی تو ایک کپڑوں والی الماری کھولنے پر اس کے اندر فٹ کیا ہوا بڑا ٹرانسمیٹر ملا۔ اس ٹرانسمیٹر کو بھی ہم نے کچن میں پڑے رولر سے توڑ کر ناکارہ بنا دیا۔ اس کمرے سے بھی ہمیں ڈھیر سارے کاغذات، خفیہ تحریر لکھنے والے کیمیکلز، 3 رائفلیں، 5 ریوالور اور ان کی بہت ساری گولیاں ملی۔ ساتھیوں کی مدد سے میں نے 3 سوٹ کیسوں میں ان کا مکمل اسلحہ اور ایک سوٹ کیس میں تمام کاغذات، ڈائریاں، اقامے، امریکن پاسپورٹ اور ان کے ڈرائیونگ لائسنس رکھ لیے۔ ہمارا کام پورا ہو چکا تھا۔ ہم نے ایک ایک سوٹ کیس اٹھایا اور سیڑھیاں اتر کر لین میں آئے۔ اس وقت ہمیں اکا دکا لوگ دکھائی دیے جو اپنی گاڑیاں صاف کر رہے تھے۔ اپنے چہروں کو ممکنہ حد تک چھپائے ہم اپنی گاڑیوں تک پہنچے۔ 2 سوٹ کیس دونوں گاڑیوں کی ڈکی میں رکھ کر جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ زیر تعمیر ایریا گزرنے کے بعد ایک چیک پوسٹ آئی۔ وہاں گاڑیوں کی رفتار کم کر کے ایمرجنسی لائٹس آن کر کے گزرنا پڑتا تھا۔ وہیں پر ایک چھوٹی کینٹین بھی تھی۔ ہم نے دور سے دیکھا کہ اس چیک پوسٹ پر پولیس والے معمول سے ہٹ کر ہر گاڑی کے کاغذات وغیرہ چیک کر رہے ہیں۔ میں اگلی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بجائے چیک پوسٹ پر جانے کے میں نے اپنی گاڑی چیک پوسٹ پر ملحقہ کنٹین پر روکی اور کیسر اور میں گاڑی سے نکل کر کینٹین کی طرف بڑھے۔ عمران اور مزمل نے بھی گاڑی روکی اور وہ بھی کینٹین میں آ گئے۔ وہاں پر ہم نے کولڈ ڈرنکس، ڈبل روٹی اور مکھن سے ناشتہ کیا۔ میں نے چیک پوسٹ پر کھڑے پولیس والوں پر نفسیاتی روب ڈالنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پولیس والے ہمیں بھی دیکھ رہے تھے۔ 30 منٹ بعد ہم کینٹین سے نکلے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر سٹارٹ کر کے بیریئر چیک پوسٹ پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر بجائے گاڑی سلو کرنے کے روک دی۔ کینٹین میں سگریٹ نہیں تھے۔ میں نے گاڑی سے نیچے اتر کر ان کے سینئر پولیس والے سے کہا، دخان سگریٹ کینٹین سے بھی نہیں ملے، بہت طلب ہو رہی ہے، کیا وہ ایک سگریٹ مجھے دے سکتا ہے؟ میں نے یہ ساری بات انگریزی میں بیچ میں 2-3 لفظ عربی کے شامل کر کے کی تھی۔ اس پولیس والے نے اپنی سگریٹ کی ڈبیا سے 2 سگریٹ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جدہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر 2-3 دکانیں ہیں جو تمہارے وہاں پہنچنے تک کھل جائیں گی، وہاں سے تم مزید سگریٹ خرید لینا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس افسر نے بیریئر پر کھڑے پولیس والوں کو اشارہ کیا کہ انہیں جانے دیا جائے۔ اس طرح ہم وہاں سے بغیر چیکنگ اور کاغذات دکھائے نکل گئے اور تقریباً 12:30 بجے ہم جدہ پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھی بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ میں نے انہیں آج کی مختصر کارروائی بتائی۔ ماہا سب سے زیادہ پریشان تھی۔ یہ سن کر کہ بیفل اور اس کے ساتھی کو ہم نے ختم کر دیا ہے
उसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी खुशी में बदल गई। मैंने साइलेंसर वाला एक पिस्टल उसे दिया। मैंने जानबूझकर उसे ये नहीं बताया कि बैफल ने हेडक्वार्टर अपने 8 एजेंटों के मरने की इत्तला कर दी है, क्योंकि महा मोसाद के लंबे हाथों से बखूबी वाकिफ थी और ये जानकर उसका खौफ और बेचैनी और बढ़ जाती। अपने तौर पर मैंने साथियों से कहा कि अब हमको बेहद मोहतात रहना होगा। हर साथी अपने पास लोडेड असलहा रखे और कोई भी साथी अकेला बाहर भी ना जाए। अब मैं जद्दा में कमांडर इन चीफ से मुलाकात के इंतज़ार में था। प्रोग्राम के मुताबिक हमें जद्दा से कराची और फिर कराची से तेहरान यानी ईरान जाना था। बैफल से मुख्तसर गुफ्तगू में मोसाद की हुब्बुल वतनी और अपने मिशन से लगाव और चालाकी का पता चला था। एक कहावत मशहूर है कि एक यहूदी ने अपने 4 साला बेटे को एक ऊंची दीवार पर बिठाकर उसे कहा कि वो नीचे कूदे और वो उसे अपने बाजुओं में थाम लेगा। बेटा दीवार से कूदने में झिझकता रहा, लेकिन बाप के बेहद यकीन दिलाने पर कि वो उसे थाम लेगा, उसे कोई चोट नहीं आने देगा, बेटा बिल आकर दिल कड़वा करके नीचे कूदा। बाप ने अपने हाथ पीछे कर लिए। लड़के को कूदने की वजह से काफी चोटें आईं, तो बेटे ने कहा कि आपने मुझे थामने का वादा करके वादा खिलाफी की है। तो बाप बोला, यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है कि यहूदी बाप भी अगर वादा करे तो उसके वादे का कभी यकीन मत करो। बैफल ने भी आखिरी दुआ के लिए हमसे मोहलत मांगी, तो उसने हमारी नरमी और इजाज़त देने का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहा। अगर हमसे चंद सेकंड की भी चूक हो जाती तो बैफल की बजाय हमारी लाशें वहां पड़ी होती। आज वर्ल्ड बैंक और IMF के यहूदी और यहूदी नवाज कारिंदे जिस तरह हमें कर्ज देकर बहला रहे हैं, मुझे उसका इंतहाई भयानक अंजाम दिखाई दे रहा है। जुम्बा से जद्दा वापस पहुंचकर हमने दिन का बकिया हिस्सा और रात आराम करने में गुजारी और दूसरी सुबह बैफल और उसके साथी के फ्लैट से मिलने वाले कागजात और डायरियां देखनी शुरू कर दी। मुजम्मल, इमरान और माहा मेरे साथ शरीक थे। माहा एक डायरी को जिसमें उल्टे सीधे अल्फाज और हिंसे दर्ज थे देखते साथ ही बोली, यह डायरी तो एक खजाना है। इसमें मोसाद का राइज कोड और डी कोड मौजूद है, लेकिन यह सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए है। पाकिस्तान और उसके मशरकी ममालिक के लिए दूसरा कोड यूज होता है। मैंने जो कोड और डी कोड की किताब आपको दी थी वो पाकिस्तान और दूसरे मशरकी ममालिक के लिए है। जब तक मोसाद को यह इल्म ना हो जाए कि बैफल के साथ ये डायरी भी गायब हो चुकी है, वो इसी कोड को यूज करते रहेंगे। इस डायरी में स्टैंड बाई कोड भी है, इसलिए मोसाद के जो एजेंट मिडल ईस्ट में हैं उन्हें न्यू कोड पहुंचाने तक 1 महीना तो जरूर लग जाएगा और उस वक्त तक तमाम एजेंटों को मवासलाती राब्ता बंद होने की वजह से कोई इतला नहीं मिल सकेगी और ना ही हेडक्वार्टर उनको हदायत दे सकेगा। सीधी सादी इंग्लिश में लिखे कागजात मुजम्मल, मैं और इमरान पढ़ रहे थे और अरबी जुबान और कोड में लिखे माहा देख रही थी। ऐसे ही एक कोड को डी कोड करने के लिए जब माहा ने पढ़ा तो उसके मुंह से ओहो निकल गया। मेरे पूछने पर माहा ने कागज छुपाते हुए कहा कि कोई बात नहीं। मैं समझ गया कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे माहा हमसे पोशीदा रखना चाहती है। मैंने माहा को समझाते हुए कहा कि माहा, तुम हमारी टीम की एक सीनियर मेंबर हो और हम तुम पर इतना एतमाद और भरोसा करते हैं जितना खुद पर। मुझे यकीन है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अपने ख्याल के मुताबिक तुम चाहे हमारी बेहतरी के लिए ही कर रही हो, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि इस बात को हमसे पोशीदा रखकर किसी अनजाने और आने वाले खतरे से दूर रखने की बजाय खुद को और हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा रही हो। इसलिए जो तुम छुपा रही हो हमें बताकर खुद को और हमें इस उलझन से निकालो। माहा ने मेरी बात समझते हुए एक कागज मुझे दिया जिसे उसने डी कोड किया था। यह मोसाद के हेडक्वार्टर से बैफल के लिए आया हुआ पैगाम था, मुख्तसर और सिर्फ 2 फिक्रों में। मैंने 2-3 बार ये अंग्रेजी के फिक्रे पढ़े और कागज मुजम्मल को दे दिया। मुजम्मल ने पढ़कर इमरान को और इमरान ने पढ़कर वापस मुझे दे दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथी हौसला छोड़ रहे हैं। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा और इमरान को कहा कि तमाम साथियों को यहाँ बुला लाओ। चंद मिनटों में सब साथी ड्राइंग रूम में जमा हो गए तो मैंने सबसे कहा कि कल हम जुम्बा में बैफल और उसके साथी को हलाक करके और उसके ट्रांसमीटर को तबाह करके उनकी सारी डायरियां, कागजात और ढेर सारा असलहा लेकर बहरियत से वापस पहुंच गए थे। इनमें से एक कागज पर मोसाद के हेडक्वार्टर के लिए पैगाम है कि हम सबको यहाँ हलाक कर दिया जाए और जीनी किसी सूरत जिंदा वापस ना जा सके। मैं आप सबसे ये पूछता हूँ कि क्या ये पहली बार हुआ है कि हमें हलाक करने का फैसला किया गया है? क्या आज से पहले दर्जनों बार ऐसे मौके नहीं आए जब हमारे दुश्मनों ने
हमें ख़त्म करने की कोशिश ना की हो। क्या हमने आज तक एक बार भी दुश्मन से मुंह मोड़कर और पीठ दिखाकर भागकर जान बचाई है, या हमेशा हमने खतरों में कूदकर दुश्मन का सफाया नहीं किया? क्या ये कागज़ का चेथड़ा ज़्यादा अहम है या अल्लाह पाक का कलाम, जिसमें साफ कहा गया है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक की रज़ा और मुकर्ररा वक़्त पर ही होनी है? क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल हमने नहीं सुना कि मौत तुम्हारी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ है? मोसाद और उसके करता धरता क्या जिन हैं या सिर्फ हमारे जैसे इंसान? आप खुद जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरब में हमने मोसाद के कितने एजेंटों को हलाक किया है और वो हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सके। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद आप में से कोई भी या सभी वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैंने आपकी मदद और मंशा पर जिन मिशनों का आगाज़ किया है, मेरी नज़र में वो जहाद है और जहाद के लिए किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। आप शौक़ से वापस चले जाएं। मैं अकेला ही इन दुश्मनों से निपटूंगा और आप देखेंगे कि मैं इंशाअल्लाह कामयाबो कामरान वापस लौटूंगा। मेरी ये जज्बाती मुख्तसर सी तकरीर साथियों ने सुनी तो सबसे पहले महा, फिर सब ने मुझे मुकम्मल यकीन दिलाया कि वो हरगिज़ इस मिशन से दस्तबरदार नहीं होंगे। कैसर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिंदा रहे तो गाजी कहलाएंगे और मर गए तो शहीद कहलाएंगे, जिनकी आला दर्जे और अबदी ज़िंदगी की अल्लाह पाक ने ज़मानत दी है। सऊदी अरब में हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मुझे कमांडर इन चीफ से मिलना था, इसलिए मज़ीद चंद दिन वहाँ रुकना पड़ा। कमांडर से मुलाकात की तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ बातें राज में ही रहनी चाहिए। बहरहाल उसने हमारी बहुत हौसला अफजाई और शुक्रिया अदा किया। अब हमारा अगला मिशन ईरान में था। हमने 2 नंबर वीज़े हासिल कर रखे थे, इसलिए अगले हफ्ते हम पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट कोई फ़्लाइट ईरान नहीं जाती थी। किसी इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करने का एहसास मुझे बस उतनी देर तक ही रहता जितनी देर में एक सिगरेट पिया जाता है। नहाते हाथों भी मैं किसी तंदुरुस्त और तवाना शख्स को महसूस नसें दबाकर हलाक कर सकता था। मुझे बस यही खौफ घर जाने से बाज रख रहा था कि मेरे होते मेरे घरेलू हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए तो फिर मैं खुद पर काबू ना रख सकूंगा और कहीं मेरे हाथों उस हराफा और उसके हामियों की लाशें ना गिर जाएं। ऐसी सूरत में मेरे जैसा बेमंजिल मुसाफिर घर की इन राहतों को, जो महज ख्वाब और आरजू बनकर रह गई थी, उन्हें हकीकत बना देखता तो मेरे लिए वापस लौटना नामुमकिन हो जाता, जबकि मेरे साथी कराची में मेरा इंतज़ार कर रहे होते। इन्हीं सोचों में 2 दिन गुजर गए और मैंने बिल आखिर अपनी हैरियत का एक ख़त अपनी वालदा को लिखा और साथ 1.5 लाख का रजिस्टर्ड ड्राफ्ट बनवा कर भेज दिया। मुझे तो यह भी इल्म नहीं था कि मेरी वालदा जिंदा है या नहीं। मैंने अपने गांव के नज़दीकी कस्बे के एक बैंक में मुलाजम अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने कहा कि मेरी वालदा जिंदा है या नहीं। उसने कहा कि वो जिंदा है और मज़ीद वो कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे लिए यही काफ़ी था कि वालिदा जिंदा है। उस रिश्तेदार के आखिरी लफ्ज़, लेकिन उससे आगे मुझ में सुनने की ताब ना थी। कराची में अपने साथियों के साथ मैं सोनिया और उसकी वालदा को मिलने के लिए गया। रज़ी अपनी बीवी को मिलने चला गया था और बाद दोपहर वो अपनी वाइफ को अपने साथ होटल में ही ले आया था। सोनिया अपनी वालदा के साथ बहुत खुश थी। सोनिया के लिए हम सब ने तोहफ़े लिए। उसका कौन था जो उसके लिए तोहफे लेकर जाता। तोहफे लेते वक्त फिर मुझे अपने बेटे शुजा का ख्याल आ गया, जो इस इंतज़ार में होगा कि अब्बू आएँ और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लाएंगे। लेकिन एक खारदार दीवार मेरे बेटे, मेरे और मेरी वालदा के दरमियान कायल थी, जिसने हम तीनों की ज़िंदगी को खुशियों से महरूम कर दिया था।